we all have discussed this thing that matter is something that occupies space and possess mass. So डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इस डेफिनेशन को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, साइंस में जब भी आप किसी भी फिनोमिना ऑब्जर्वेशन को डिफाइन करते हैं तो उसके लिए आपको एक पैरामीटर सेट करना पड़ता है। ओके, सो उसी पैरामीटर के बेसिस पर आप जस्टिफाई करते हैं उस ऑब्जर्वेशन को, उस प्रोसेस को या उस फिनोमिना को। क्लासिकली मीन्स जब आप 17th सेंचुरी 16th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, वहाँ पर वी वर नॉट अवेयर ऑफ द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस, क्योंकि अगर आप याद करें तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी डिस्कवरी हमने की थी 19th सेंचुरी में आगे, 1819 के बाद जब कैथोड रे एंड एनोड रे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। सो क्लासिकल टाइम में जो भी स्टडीज़ की जाती थी वो मेनली मैक्रोस्कोपिक लेवल पर होती थी। दैट मीन्स जो मेजर कंसर्न होती थी वो बेसिकली सब्सटेंस की बल्क बिहेवियर के बारे में होती थी, और इसी वजह से वॉल्यूम और मास इन दो पैरामीटर्स को चूज़ किया गया था मैटर को डिफाइन करने के लिए। सो जब मैटर को इंट्रोड्यूस किया गया सो दो पैरामीटर डिसाइड किए गए, एक था वॉल्यूम, एक था मास, और एनीथिंग which will satisfy these two parameters, that particular thing will be considered as matter, ये डिसाइड किया गया। अब मास और स्पेस ये बेसिकली दो बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं किसी भी सब्सटेंस की, ये हमने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है। स्पेस रिप्रेजेंट करता है बेसिकली वॉल्यूम को, जो लेंथ पैरामीटर के कोरेस्पॉन्डिंग आता है। स्पेस इज अ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, आपको ये पहले पता होना चाहिए। और मास जो है वो बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अब स्पेस और मास यही दो पैरामीटर्स क्यों डिसाइड किए गए, तो उसका रीज़न ये था कि देखिए, न्यूटोनियन फिजिक्स के टाइम पर, यानी कि क्लासिकल टाइम पर, हम मैटर के या यूनिवर्स में पार्टिकल नेचर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे, क्योंकि ना तो हाइजीन वेव थ्योरी एक्सप्लेन की गई थी उस टाइम तक, वो 19th सेंचुरी में आई। उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर, मैक्सवेल्स डेरिवेशंस जो हैं वो भी लेटर 19th सेंचुरी में आई। तो इस वजह से हम पार्टिकल नेचर पर ज़्यादा रिले करते थे ऑब्जेक्ट्स को या फिनोमिनास को स्टडी करते हुए। जैसे न्यूटन ने लाइट के बारे में कॉर्पस्कुलर थ्योरी इंट्रोड्यूस किया, जो भी यही बोलती है कि बेसिकली कॉर्पस्कल्स मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ लाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोमिनाज लाइक रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो अगर मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होगा सो ऑब्वियसली उन पार्टिकल्स का एक क्वांटिटी होगा, एक डेफिनेट नंबर होगा, और उसी क्वांटिटी कंटेंड को आप मास का नाम देते हैं, इसलिए मास पैरामीटर को चूज़ किया गया। अब जब पार्टिकल्स एक क्लस्टर में बल्क में प्रेजेंट होंगे तो ऑब्वियसली वो 3 डायमेंशनल स्पेस में कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, और इसी वजह से हमने वॉल्यूम सेकंड पैरामीटर चूज किया गया। एंड सेकेंडली इन दोनों की मेजरमेंट इजी है एज कंपेयर टू अदर पैरामीटर्स, इसीलिए मैटर को डिफाइन करते हुए हमने मास और स्पेस दो पैरामीटर्स डिसाइड किए। नेक्स्ट था डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर। क्लासिकली हम पढ़ते हैं कि मैटर हैज़ बीन क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड लेटर ऑन प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को भी ऐड किया गया। हमारा जो मेन फोकस रहेगा इस लेक्चर में वो है सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड स्पेसिफिकली गैसियस स्टेट के ऊपर। हमने मेनली गैसियस स्टेट को पढ़ना, तो इसीलिए अभी जो हम बात करेंगे वो सॉलिड, लिक्विड और गैस के कंसर्न में करेंगे। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस को एक्सप्लेन करने के लिए जो पैरामीटर डिसाइड किए गए थे क्लासिकली, वो डिफरेंट है जो मॉडर्न पैरामीटर है उनसे। देखिए, जैसा मैंने आपको बोला कि स्टार्टिंग में वी वर नॉट अवेयर ऑफ द केमिकल कॉम्पोजिशन एंड बिहेवियर ऑफ सब्सटेंसेस बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक रिलेशंस एंड इंटरप्रिटेशन। ओके, सो इसीलिए क्लासिकली सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस को जब डिफाइन किया गया था तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर था। जैसे सॉलिड जो है इट विल हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, इट विल हैव फिक्स्ड मास, एंड देन इट विल बी हैविंग फिक्स शेप, फिक्स साइज, उनका कंप्रेसिबिलिटी नहीं होगा, डिफ्यूजिबिलिटी नहीं होगी, इस तरह से। लेटर ऑन माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने के बाद हमने ये पाया कि मेजॉरिटी में दो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी मैटर की एक पर्टिकुलर स्टेट में एग्जिस्टेंस के लिए, और वो दो फोर्सेस हैं डिसरप्टिव फोर्सेस एंड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब डिसरप्टिव फोर्सेस का रीजन होता है थर्मल एजिटेशंस। समझिए अब थर्मल एजिटेशन वर्ड क्या होता है। देखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अपकमिंग टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों का एक डायरेक्ट रिलेशन है। आज की क्लास में हम टेम्परेचर पैरामीटर को जब कवर करेंगे तो वहाँ भी हम इस बात को रिपीट करेंगे दैट टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस। तो इसका मतलब ये हुआ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक सब्सटेंस के पार्टिकल एक पर्टिकुलर एनर्जी कैरी करेंगे। जब थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ को पढ़ा गया
और थर्ड लॉ को पढ़ा गया। उसके बाद लॉर्ड केल्विन ने केल्विन स्केल दिया एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि इवन एट एब्सोल्यूट जीरो द पार्टिकल्स विल पोजेस जीरो पॉइंट एनर्जी, यानी कि ऐसा कोई थियोरेटिकल टेम्परेचर नहीं होगा जिस पे एब्सोल्यूट जीरो एनर्जी हो जाएगी मैटर की। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक पर्टिकुलर वाइब्रेशंस, मोशंस या ट्रांसलेशन और एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोशन जो है एसोसिएटेड होगा एक पर्टिकुलर मैटर से। और इन्हीं फोर्सेस को जो इन थर्मल एजिटेशंस मींस इन टेम्परेचर्स की वजह से आएंगे, उन्हें हमने बोला डिसरप्टिव फोर्सेस, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ेगी, अगर पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ेगी तो वो अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करेंगे, उनमें रैंडमनेस ज़्यादा आएगी, उनमें इरेगुलरिटी ज़्यादा आएगी, उनका अनऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर शो होगा। सो यानी कि डिसरप्टिव फोर्सेस जो होंगे वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब दूसरी तरफ आ जाइए, बात करते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की। सो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो एक सब्सटेंस की इंटरनल कॉम्पोजिशन के बेसिस पर होंगे। आज की डेट में अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जिस भी सब्सटेंस की आप बात कर रहे हैं उसके एटम्स आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस रखते हैं एज लॉन्ग एज वो मोलिकुलर रेंज में होते हैं, मीन्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक रहते हैं। उन फोर्सेस की टेंडेंसी होती है आपको बाइंड करने की, मैटर को बाइंड करके रखने की, यानी कि यूनिफॉर्मिटी देने की, यानी कि अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड की तरफ मूव करने की। सो जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस को आज की डेट में हम डिफाइन करते हैं वो हम इन्हीं दो फोर्सेस की हेल्प से करते हैं। कैसे? देखिए, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या करेंगे, वो रेगुलर एंड रैंडमनेस, रेगुलरिटी को बढ़ाएंगे, रैंडमनेस को कम करेंगे। डिसरप्टिव फोर्सेस का काम क्या होगा? डिसरप्टिव फोर्सेस का काम रैंडमनेस को बढ़ाना होगा, अनऑर्गेनाइज करना होगा। इसका मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के जो बिहेवियर है वो इन दोनों फोर्सेस के कॉम्पिटिशन के बेसिस पर हम डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप सॉलिड स्टेट को डिफाइन करना चाहते हैं तो सॉलिड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक है कि इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं बहुत ज़्यादा डिसरप्टिव फोर्सेस के ऊपर। अब उससे क्या होगा, अगर आपके अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे तो जो नेबरिंग पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होंगे, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, साइंटिफिकली पार्टिकल्स विल बी फोर्स्ड टू स्टे एट द पॉइंट वेयर दे आर प्रेजेंट एंड दे कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। उनकी एक पर्टिकुलर एक्सटेंट होगा जिसमें वो मूव करेंगे, और ना तो वो ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ना ही वो आपके पास एक पर्टिकुलर एक्सटेंट से ज़्यादा ऑसिलेशंस कर सकते हैं। वो सिर्फ अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करते रहेंगे, टू एंड फ्रो, अप और डाउन। सो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा हैं, डोमिनेट करेंगे डिसरप्टिव फोर्सेज पे, सो पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होंगे और उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को हमने नाम दिया सॉलिड स्टेट। सो एनी फॉर्म ऑफ मैटर in which attractive forces significantly dominate over disruptive forces will be termed as solid state. अब हम बचपन से एक डेफिनेशन पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट की, द फिजिकल स्टेट विच हैज़ फिक्स्ड मास, फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। अब वो जो डेफिनेशंस आपने पढ़ी हैं उनके तीनों पैरामीटर्स की जजमेंट आप कर सकते हैं। वाई सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, वाई सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज। रीजन क्या है? देखिए, जब फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेंगे तो उसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होंगे। अगर पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहे हैं एंड दे आर टाइटली पैक्ड, इसका मतलब होगा कि जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे 3 डायमेंशन में, अगर आप जाएं, मान लीजिए एक रूम है, एक क्यूब है जिसको मैंने पार्टिकल से भर दिया है, तो हर क्यूब के कॉर्नर, उस पर्टिकुलर क्यूब के कॉर्नर्स पे जितने पार्टिकल्स हैं उनको जब मैं ज्वाइन करूंगा तभी तो मुझे बाउंड्री मिलेगी। अब वो पार्टिकल फिक्स है, वो एक एक्सटेंट से ज़्यादा मूव कर नहीं सकते, तो यानी कि मेरी बाउंड्री फिक्स हो गई। अगर मेरी बाउंड्रीज फिक्स हो गई तो उसका मतलब हुआ मेरी शेप फिक्स हो गई, साइज फिक्स हो गया और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड भी फिक्स हो गया। सो दैट्स व्हाई सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड साइज। अब बात करते हैं लिक्विड स्टेट की। देखिए, लिक्विड स्टेट में क्या होगा, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट तो करेंगे डिसरप्टिव फोर्सेज पे, लेकिन सिग्निफिकेंटली डोमिनेट नहीं करेंगे जैसा कि सॉलिड स्टेट में था। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होने लगे हैं या थर्मल एजिटेशंस डोमिनेट करने लगी हैं। अब डिसरप्शंस बढ़ गए, यानी कि डिस्टर्बेंसेस बढ़ गई, सो पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा वाइब्रेट कर सकते हैं। सी स्टिल द पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू मूव। मैं ऐसा नहीं कह रहा आपको कि लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स जो है वो फ्रीली मूव करेंगे, लेकिन वो विद इन द रेस्ट्रिक्शंस मूव करेंगे। अब देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लिया आपकी क्लास में एक टीचर एंटर करता है और क्योंकि लेट अस सपोज आपका पोर्शन एक सफिशिएंट पॉइंट से आगे तक कवर हो चुका है, यू हैव कंप्लीटेड अ पर्टिकुलर टॉपिक, और आज नॉन टीचिंग लेक्चर हो जाता है, तो आपका टीचर कहता है कि भैया जो मस्ती करनी है क्लास के अंदर करना, बाहर आवाज़ नहीं जानी चाहिए।
अब एज्यूम कीजिए कि आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस जो आपको दी गई हैं कि बाहर क्लास से नहीं जाना, वो आपके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं, और विद इन द क्लास आप जो मौज मस्ती करेंगे वो आपके डिसरप्टिव फोर्सेस हैं। तो एक स्टूडेंट एक पर्टिकुलर पोजीशन पर हो सकता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, लेकिन दूसरे ही पॉइंट पर वो किसी दूसरे पोजीशन पे हो सकता है। दैट मीन्स विद इन द क्लास तो आप मूव कर रहे हैं, लेकिन आउटसाइड द क्लास आप मूव नहीं कर रहे हैं। सो क्या मोशन लिमिटेड है? हाँ भी, नहीं भी। क्यों? क्योंकि लिमिटेड तो है एक बाउंड्री के अंदर, यू आर नॉट सपोज टू लीव द क्लासरूम, लेकिन विद इन द क्लासरूम यू कैन मूव फ्रीली। इसीलिए क्योंकि डिसरप्टिव फोर्सेस लिक्विड स्टेट में डोमिनेट करते हैं, इस वजह से पार्टिकल्स आर मोर फ्री टू मूव एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट, येट दे हैव रिस्ट्रिक्शंस। सो इन अ सिंगल स्टेटमेंट अगर मैं आपको लिक्विड स्टेट को समझाना चाहूं तो हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड पार्टिकल्स मूव अंडर रिस्ट्रिक्शंस, दे हैव बाउंड्रीज एंड विद इन द बाउंड्रीज पार्टिकल्स कैन मूव, और इसी वजह से लिक्विड के पार्टिकल्स रिलेटिवली लूज होते हैं। अब देखिए, क्योंकि पार्टिकल्स लूज हैं, सो अगेन वही एग्जांपल लेते हैं कि आपने क्यूब एज्यूम करा है जिसके अंदर आपने लिक्विड के पार्टिकल्स को भरा है इस बार सॉलिड की जगह, तो वहां लिक्विड के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट्स फिक्स नहीं है। पार्टिकल जो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे कॉर्नर पे होगा वो मूव करके सेंटर में भी आ सकता है, थर्ड फोर्थ डिस्टेंस पे भी जा सकता है। सो पार्टिकल्स के कॉर्नर्स मूव नहीं है, इसका मतलब उनकी शेप फिक्स नहीं है, उनका साइज फिक्स नहीं है। आप जिस कंटेनर में डालेंगे वो उस कंटेनर की शेप एक्वायर कर लेंगे, लेकिन उनकी मूवमेंट एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक है, एक पर्टिकुलर बाउंड्री तक है, तो इसलिए उनका वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा। आप क्लासरूम से बाहर नहीं जा रहे, दैट मीन्स क्लासरूम का जो वॉल्यूम है वही आपका वॉल्यूम होगा अगर आप सभी पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैं। तो इसका मतलब लिक्विड में पार्टिकल्स आर मोर फ्री टू मूव, दैट्स व्हाई दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम but not fixed shape and size, because they are more free to move but within the restrictions, within the boundaries. और जब गैसेस स्टेट की बात करते हैं तो थर्मल डिसरप्शंस इतनी डोमिनेट करती हैं कि पार्टिकल्स के अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं। नाउ दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कि फोर्सेस आर नेग्लिजिबल, शुड वी काउंट दोज फोर्सेस और नॉट, और यही हमारे अपकमिंग टॉपिक्स होंगे डिस्कशंस के, आइडियलिटी और रियलिटी के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हुए। So अभी के लिए let us assume that forces of attractions does not exist or do not dominate. Better to say they doesn't dominate rather than that forces do not exist. So disruptive forces are present and they significantly dominate over attractive forces. So इसका मतलब kinetic energy बहुत ज़्यादा होगी particles के पास, और as compared to liquid and solid on the same state at same particular pressure temperature condition, और इसी वजह से particles will be more free to move. और जब particles ज़्यादा free होंगे move करने के लिए, तो इसका मतलब होगा कि पार्टिकल्स की कोई बाउंड्रीज नहीं होगी, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगी, तो ना तो फिक्स शेप होगी, ना फिक्स वॉल्यूम होगा, ना फिक्स साइज होगा, हाईली कंप्रेसिबल हो जाएंगे, हाईली डिफ्यूजिबल हो जाएंगे, फ्लूइडिटी एक्सटेंट मैक्सिमम होगा। और इसी चीज़ को रॉबर्ट ब्राउन ने एक्सप्लेन किया एज ब्राउनियन मोशन, दैट द पार्टिकल्स कीप मूविंग हेयर एंड देयर इन ऑल डायरेक्शंस इन अ zigzag वे, रैंडम वे, एंड दैट मोशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। सो दोस्तों, ये था सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि टॉपिक गैसियस स्टेट के बारे में है, सो आइए बात करते हैं पहले गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देखिए, वैसे तो छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं गैसेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बट फिर भी हम यहाँ पर कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ को हाईलाइट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि देयर एग्जिस्ट नो प्रैक्टिकल बाउंड्रीज फॉर द गैसेस, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस है ही नहीं, और अगर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है तो बाउंड्रीज नहीं है, और बाउंड्रीज नहीं है इसलिए रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो आप जैसा चाहें उसे समझ सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, बाउंड्रीज ना होने की वजह से गैसेस हमेशा उस कंटेनर को फिल करने की टेंडेंसी रखती है जिसमें आप उसे इन विच द गैसेस आर केप्ट। जिसमें भी आप गैस को डालेंगे वो उसी कंटेनर को कंप्लीटली ऑक्यूपाई करेगी बिकॉज ऑफ देयर रैंडमनेस, बिकॉज ऑफ देयर फ्री मोशन। सेकेंड बात जो गैसेस के बारे में इंपॉर्टेंट है वो ये है कि गैसियस पार्टिकल जब फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट नहीं कर पाते तो एक दूसरे से बहुत दूर दूर हो जाते हैं, और क्योंकि उनके इंटर पार्टिकल स्पेसिस बहुत ज़्यादा होते हैं इस वजह से वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से डिसरप्टिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं। मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी से मूव करते हैं। अब ये हाई काइनेटिक एनर्जी डजंट मीन दे हैव एक्सेस काइनेटिक एनर्जी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि सॉलिड और लिक्विड का कंपेरेटिव उनकी पार्टिकल एनर्जी ज़्यादा होती है, एंड ऑब्वियसली टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ने लगेगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गैसेस के बारे में है, जब आप टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस चेंज करते हैं, ये हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि प्रेशर एंड टेम्परेचर वेरिएशन से वी कैन कैरी आउट द इंटरकन्वर्जन्स ऑफ स्टेट्स। हम स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस एंड वाइस वर्सा। सो जो वॉल्यूम चेंजेस आते हैं वो गैसियस स्टेट में बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड स्टेट, क्योंकि
A slight change in temperature or pressure may leads to a significant change in volume. आप हल्का सा कंप्रेस कीजिए कंटेनर में गैस को, सिग्निफिकेंट चेंज आएगा वॉल्यूम में, बिकॉज आप गैस को नो बाउंड्रीज से टुवर्ड्स द बाउंड्रीज मूव करवा रहे हैं, और वो रेस्ट्रिक्शंस जब लगेंगी तो गैस सिग्निफिकेंटली उसको रिस्पॉन्ड करेंगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इनसफिशिएंट होते हैं, जिस वजह से पार्टिकल्स जो हैं वो बाइंडेड नहीं रहते लिक्विड्स और सॉलिड की तरह, और इसी वजह से वो इंडिपेंडेंटली मूव करते रहते हैं। तो ये थे बेसिकली बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आएगा वो है स्टेट पैरामीटर्स। देखिए, किसी भी गैस को पढ़ने के लिए, जैसा मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बोला कि किसी भी फिनोमिना या ऑब्जर्वेशन को पढ़ने के लिए साइंस में आपको कुछ पैरामीटर्स डिसाइड करने पड़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप अपने एकेडमिक्स की बात करें, सो देयर इज अ पर्टिकुलर पासिंग परसेंटेज, वो आपका पैरामीटर है। इन ऑर्डर टू गेट प्रमोटेड टू नेक्स्ट लेवल यू हैव टू क्वालिफाई द एग्जाम विद अ मिनिमम पासिंग परसेंटेज। उसी तरह गैसियस स्टेट को पढ़ने के लिए स्टेट पैरामीटर्स होते हैं। सो क्या है स्टेट पैरामीटर्स? स्टेट पैरामीटर्स बेसिकली एक गैस के बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करने वाले टूल्स हैं। ये ज्योमेट्रिकल टूल्स हैं जिनकी हेल्प से, जिनकी मेजरमेंट से हम गैस के बिहेवियर को पढ़ सकते हैं। और गैस के रिगार्डिंग टोटल हमारे पास 4 ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हमें चाहिए होते हैं गैस को कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉन्स को एक्सप्लेन करते हैं, उसी तरह से ये 4 पैरामीटर्स जो है गैस को एक्सप्लेन करते हैं। एंड दीज पैरामीटर्स आर मास, जो अभी हमने पढ़ा, क्वांटिटी कंटेन इन अ बॉडी एक्सप्लेन करता है। टेम्परेचर, जैसा मैंने आपको बोला था, मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। प्रेशर, जो थ्रस्ट यानी कि इम्पैक्ट ऑफ फोर्स को पढ़ता है। अगर आप प्रेशर को एक सिंगल स्टेटमेंट में समझना चाहें तो उसे हम सम अप करते हैं एज इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या रिजल्ट होगा जब एक फोर्स एक पर्टिकुलर सरफेस पर एक्ट करेगा, वो प्रेशर है बेसिकली। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, वॉल्यूम मीन्स द स्पेस ऑक्यूपाइड। सो आज की जो क्लास है वो इन्हीं 4 पैरामीटर्स के इर्द गिर्द घूमने वाली है, और हमने इन्हीं 4 पैरामीटर्स को कंप्लीटली पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मास से। पहला पैरामीटर है मास, और जनरली मास इज द क्वांटिटी कंटेन इन अ बॉडी, जिसको आप सिंपल ऑर्डिनरी मेथड से मेजर कर सकते हैं। गैसेस के केस में भी आप यूजुअल वेट डिटर्मिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, और जनरल यूनिट्स जो मास एक्सप्रेस करने की वही हम यूज कर सकते हैं, जैसा कि मास एंड किलोग्राम। लेकिन जब हम गैसेस की बात करते हैं तो गैस के लिए हम मास को मोल्स में मेजर करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं रेदर देन किलोग्राम और ग्राम। एंड वी नो मोल एंड मास रिलेशन इज बेसिकली गिवन मास ऑफ अ गैस इज नथिंग बट मोलिकुलर मास एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स। गैस को मेजर करने का एक तरीका और भी होता है जो क्लासिकल तरीका है। आप एक वेइंग बैलेंस लीजिए, जैसा ये डायग्राम में आप एक देख सकते हैं, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया है, बेसिकली एक मेजरिंग फ्लास्क को, एम्प्टी मेजरिंग फ्लास्क को हमने वे किया पहले, और उसके बाद हमने उसमें गैस फिल किया, उसको क्लोज किया, एंड देन हमने उसे दोबारा वे किया। एक और फॉर्म जो आप इस इंस्ट्रूमेंट की देख सकते हैं, सिंपल फॉर्म, वो ये है। मान लीजिए पहले जो है W1 आपके पास जो है एम्प्टी वेसल का वेट था, बाद में वेट आपका गैस प्लस वेसल का हो गया W2। सो गैस की वजह से कितना वेट आया, W2 माइनस W1, और वहां से आप गैस के मास को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। सो बेसिकली 2 मेथड्स हैं जनरली जो हम थ्रू आउट द यूनिट यूज करेंगे। आइदर वी विल मेजर द मास इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस इन वेट ऑफ एम्प्टी वेसल एंड वेसल विद गैस, और एल्स वी विल डायरेक्टली मेजर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, और मेनली हम फोकस करेंगे नंबर ऑफ मोल्स पर rather than द फर्स्ट मेथड। सो दिस इज ऑल अबाउट मास। नेक्स्ट जो पैरामीटर्स है हमारे पास वो है टेम्परेचर पैरामीटर। एंड एज आई सेड दैट टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस, जो हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी डिस्कस करेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्यों, कैसे, वो अपकमिंग सेक्शन में हम पढ़ेंगे इसको। सो जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा, पार्टिकल्स की थर्मल एजिटेशंस उतना बढ़ जाएंगी, यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी उतना इंक्रीज कर जाएगी, और उतना ही ज़्यादा वो वाइब्रेट करने लगेंगे, मोशंस करने लगेंगे, और सॉलिड टू गैस की तरफ मूव करने लगेंगे। सो अब अगर आप एक गैस की बात करते हैं तो उसमें भी ये इफेक्ट होगा कि टेम्परेचर राइज करने से गैस की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब टेम्परेचर मेजर करने के हमारे पास 3 बेसिक स्केल हैं। एक है डिग्री सेल्सियस स्केल, सेकेंड इज केल्विन स्केल, एंड द थर्ड वन इज फ़ारेनहाइट स्केल। डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट स्केल में जो SI सिस्टम है वो है हमारे पास केल्विन स्केल, जिसको आप एब्सोल्यूट डिग्री भी बोलते हैं। डिफरेंसेस इन यूनिट्स ऑफ डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन सेम होता है, मीन्स जो स्केल मेजर किया गया है वो सेम डिफरेंसेस पर है। 1 यूनिट इन केल्विन इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 यूनिट इन डिग्री सेल्सियस, एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस।
अगर आपको एक टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो जो बेसिक कांस्टेंट वैल्यू 273.15 है उसे आपको ऐड करना होगा डिग्री सेल्सियस में। जैसे अगर आप एग्जांपल लीजिए, से आपको 27 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में, सो आप क्या करेंगे, 27 डिग्री सेल्सियस इसमें आप ऐड कर देंगे 273.15 और जब आप ये डाटा ऐड करेंगे सो आपको मिल जाएगा 300 केल्विन। सो दैट्स हाउ बेसिकली यू विल डिटरमाइन द टेम्परेचर इन केल्विन इफ गिवन इन डिग्री सेल्सियस। प्लीज एक बात का ध्यान रखिए कि केल्विन स्केल में हम डिग्री का यूज नहीं करते। कई बार हम एज अ स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि हम डिग्री केल्विन लिख देते हैं, दैट्स रॉन्ग। सो केल्विन के साथ डिग्री नहीं आएगा, सिर्फ सेल्सियस के साथ डिग्री आएगा या फ़ारेनहाइट के साथ। इसी तरह से फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में भी एक रिलेशन है एंड दैट रिलेशन इज डिग्री फ़ारेनहाइट इज 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। सो अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको गिवन है तो उस डिग्री सेल्सियस वैल्यू को आप अगर यहाँ पुट करेंगे फॉर्मूला में, यू कैन इजीली डिटरमाइन डिग्री फ़ारेनहाइट वैल्यूज ऑफ द टेम्परेचर। इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लेक्चर के एंड में डिस्कस भी करेंगे। सो नेक्स्ट जो पैरामीटर हमारे पास आता है स्टेट पैरामीटर, वो है वॉल्यूम ऑफ गैस। देखिए, वॉल्यूम ऑफ गैस मेजर करने का एक आसान तरीका है, उस कंटेनर के वॉल्यूम को मेजर कर लीजिए जिसमें गैस प्रेजेंट है। कंडीशन ये है कि गैस के अलावा उस पर्टिकुलर कंटेनर में कोई और सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। मीन्स लेट अस सपोज एक सॉलिड मैंने फिल कर दिया है उस गैस में एक पर्टिकुलर वॉल्यूम तक और उसके बाद ऊपर मैंने गैस इंसर्ट करी है उस कंटेनर में, उस कंटेनर में मैंने एक सॉलिड फिल किया है एंड देन गैस फिल करा है, तब मेजरमेंट्स गलत होंगी। इन दैट केस मास ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑफ गैस, माफ कीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस वोंट बी इक्वल टू दी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, क्योंकि वहां एक सॉलिड भी प्रेजेंट है जो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। सो इन जनरल अगर आपको गैस का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना है, आप उसे एक कंटेनर में डालिए और जिस भी कंटेनर में आप गैस को फिल करेंगे उस कंटेनर के वॉल्यूम को ही गैस का वॉल्यूम माना जाएगा, प्रोवाइडेड द कंडीशन नथिंग एल्स इज प्रेजेंट इन दैट कंटेनर। और इसका रीजन क्या है, बिकॉज हमने गैस की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज फिल्ड। एसआई यूनिट की बात करते हैं, सो वॉल्यूम की एसआई यूनिट है क्यूबिक सेंटीमीटर और एमएल। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 ml के इक्वल होती है, ml मीन्स मिलीलीटर। अब अगर आप 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी कि 1000 ml की बात करें तो वो बन जाता है 1 लीटर एंड 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज नथिंग बट 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब विच इज नथिंग बट 1 डेसीमीटर क्यूब। सो क्या रिलेशन बन जाता है कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर्स। एंड अनदर रिलेशन इज अगर आप सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहें तो आपको 10⁻6 का रिलेशन मिलेगा। दैट मीन्स 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। करेक्ट, सही है ना। अब 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब को हम लिख सकते हैं 10⁻³ लीटर्स। यस और नो? क्यों? बिकॉज 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब is 1 liter. So 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब is 1 liter. That means 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब is basically 1000 liters. So यहाँ से एक रिलेशन आपके पास और आ जाता है that 1 मीटर क्यूब is nothing but 10⁻³ liters, जो हमने यहाँ पर लिखा है। 1000 liters equals to 1 मीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब equals to 1 मिलीलीटर। सो आप एक बेसिक डिफरेंस और बेसिक रिलेशन याद रखिए दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 मिलीलीटर एंड आई एम होपिंग दैट आपको बेसिक मैथमेटिक्स के रिलेशंस तो पता ही है सेंटीमीटर मीटर के, उसके बेसिस पर आप वैल्यूज को इंटरचेंज कर सकते हैं, मिलीलीटर्स टू लीटर, लीटर टू डेसीमीटर क्यूब टू मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। एनटीपी कंडीशंस, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पर अगर आप वॉल्यूम ऑफ अ गैस मेजर करेंगे किसी भी 1 मोल ऑफ गैस के लिए तो उसको आप बोलेंगे स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। एनटीपी कंडीशंस हैं, दैट्स वाई स्टैंडर्ड टर्म आ रहा है, 1 मोल के लिए डिफाइन कर रहे हैं, दैट्स वाई मोलर आ रहा है, और वॉल्यूम पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं, इस वजह से वो बन जाता है स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। अब ये कुछ बेसिक डायग्राम्स दिए गए हैं डिफरेंट ऑपरेटर्स के जिससे हम वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना एक्यूरेसी चाहिए या कितना मेजरमेंट चाहिए। जो बेसिक मेजरमेंट ऑपरेटर्स हैं उनमें हमारे पास बीकर आता है, कॉनिकल मेजरमेंट्स आती हैं, उसके अलावा कॉनिकल फ्लास्क आती है, बीकर आता है, सिलेंड्रिकल ग्रेजुएटेड सिलेंडर आता है, मेजरिंग सिलेंडर भी इसे हम बोलते हैं। और ये जो यूनिक सा डायग्राम आप देख रहे हैं ये है पीपेट।
ऑल्दो आई नो आप लोगों ने ऐसी पिपेट का बहुत कम यूज़ किया होगा, क्योंकि जनरली हम ग्लास पिपेट का यूज़ करते हैं जिसमें हम सक करते हैं लिक्विड को, लेकिन ये बेसिकली सेम प्रिंसिपल पर वर्क करती हैं। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ मैनुअल सकिंग की जगह जो है एक पिस्टन की हेल्प से सकिंग की जाती है और एक डेफिनेट अमाउंट आप उसमें मेजर कर लेते हैं। टाइट्रेशंस में, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस में जब हम डील करते हैं तो हम इनमें से किसी भी अपरेटर्स का यूज़ करना प्रेफर नहीं करते। आइदर विल चूज पीपेट अगर आपको टाइट्रेंट चाहिए, या फिर उसकी जगह हम जो है मेजरिंग सिलेंडर का यूज़ ना करके मेजरिंग फ्लास्क का यूज़ करेंगे, जिसकी हेल्प से आप एक्यूरेट मेजरमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें दिखाया गया कि कैसे आप गैस के वॉल्यूम को मेज़र कर सकते हैं। देखिए अब इसमें वॉल्यूम मेजरमेंट क्या है, एक क्लोज कंटेनर में आपके पास गैस फिल है, इस गैस को आप एक वॉल के थ्रू पास कर रहे हैं एक इन्वर्टेड सिलेंडर में, जिसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू तक आपके पास लिक्विड फिल है। अब जैसे जैसे गैस इंसर्ट होगा गैस का प्रेशर अप्लाई होगा ऊपर से लिक्विड लेयर पे, लिक्विड मूव करने लगेगा आउटवर्ड्स, बीकर में बाहर आ जाएगा। गैस की वजह से लिक्विड का लेवल लेट अस सपोज यहाँ तक गिर गया, तो आप अगर इस वॉल्यूम कॉलम को मेजर करेंगे दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस विच वाज सप्लाइड फ्रॉम दिस कंटेनर टू द इन्वर्टेड सिलेंडर। सो ये भी एक मेथड है गैस के वॉल्यूम को मेजर करने का।